हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो जानेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो देखेंगे, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो देखेंगे, और देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और लास्ट में हम देखेंगे डेंसिटी और कोरोजन। तो सबसे पहली बात आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो जब भी एक केमिकल चेंज होगा तो एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो अब हम देखते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिज़िकल चेंज क्या होता है। तो सबसे बेसिक जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, तो एक केमिकल चेंज हमेशा कैसा चेंज होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा, और एक हमेशा फिज़िकल चेंज कैसा होगा, जो रिवर्सिबल चेंज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं दोनों के। अब जैसे कि पानी से भाप बन जाती है और भाप से वापस पानी बन जाता है, तो ये कैसा चेंज हो गया, फिज़िकल चेंज, क्योंकि क्या है, रिवर्सिबल है। अब केमिकल चेंज कैसा है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर स्टमक। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसे क्या आप वापस गेन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो इरिवर्सिबल हो गया। इरिवर्सिबल हो गया तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई वो। अब एक और देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन रस्ट होकर नीचे गिर जाता है, क्या उसको आप रीगेन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये भी कैसी रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। एक और देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर। अब जब पेपर बर्न होके एशेस बन गए हैं, तो क्या आप एशेस से वापस पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, तो ये भी कैसे रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, कि सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना केमिकल रिएक्शन को। जैसे कि मैग्नीशियम इज बर्नट इन एयर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, Mg किसका सिंबल होता है, मैग्नीशियम का। एयर का सिंबल या ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2, और MgO किसका सिंबल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल है। अब जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। कलर में चेंज हो सकता है, ब्लैक से वाइट, ब्लैक से ब्लू। या क्या हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर बेसिकली किसको सिग्निफाई कर रहा है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब हम अगली चीज़ देखते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात आती है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो केमिकल इक्वेशन को हम इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम वॉयलेट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट का नंबर सेम रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पहली इक्वेशन देखोगे तो इसके अंदर जो एलिमेंट का नंबर है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक Fe है लेकिन इस साइड 2 Fe है। और आप इसके नीचे वाली रिएक्शन देखोगे तो इसके अंदर एलिमेंट का नंबर दोनों तरफ सेम है, रिएक्टेंट साइड भी, प्रोडक्ट साइड भी। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बैलेंसिंग का, कि सारे मेटल्स को बैलेंस करो सबसे पहले। तो हमने क्या कर लिया, जैसे जो रिएक्शन ली थी उसको देख लेते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, मेटल को बैलेंस कर लिया। यहाँ मेटल क्या है, Fe है, तो Fe के आगे 2 लगा दी क्योंकि इस तरफ 2 थे। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि बैलेंस करो सारे नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स को भी अब बैलेंस कर दो। मेटल तो ऑलरेडी कर चुके थे, अब नॉन मेटल्स को भी कर दो। तो यहाँ तो कोई दूसरा नॉन मेटल है नहीं, किसी और क्वेश्चन में होगा तो उधर देखेंगे। स्टेप 3 क्या कहता है कि बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब स्टेप 3 में क्या करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दो। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ Fe हमारा हो गया था, तो हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दिया। जब 3 लगा दिया तो यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 6 तो इधर भी 6 करने पड़ेंगे। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑब्टेन हो गई है। जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे तब हम और क्वेश्चन के ऊपर ये ट्रिक्स अप्लाई करके देखेंगे कि इम्प्लीमेंट होती है या नहीं होती है। जब भी आप एक केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड स्टेट सिग्निफाई करना पड़ेगा। जैसे कि इधर गैस, क्योंकि वाटर वेपर है,
ये सॉलिड आपको सिग्निफाई करना पड़ेगा, ये सॉलिड ऐसे सिग्निफाई करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली आपको उनके स्टेट सिग्निफाई करने पड़ेंगे। एस किसके लिए स्टैंड करता है? सॉलिड के लिए। जी किसके लिए स्टैंड करता है? गैस के लिए। एल किसके लिए स्टैंड करता है? लिक्विड के लिए। और ए क्यू किसके लिए स्टैंड करता है? जब किसी चीज़ को आप लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करोगे, मतलब बेसिकली वाटर के अंदर आप किसी चीज़ को डिज़ोल्व करोगे तो आप क्या यूज़ करोगे? ए क्यू यूज़ करोगे। अब अगली चीज़ आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक सिंगल सब्सटेंस को बनाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है या कॉमन नेम क्या होता है? क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? स्लेक्ड लाइम होता है। अब ये रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइट वॉशिंग वाली रिएक्शन जो कि पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। तो बेसिकली वाइट वॉशिंग के अंदर क्या होता है? क्विक लाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है वो पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर पानी मिल चुका है इसको हम बेसिकली दीवारों पर पेंट कर देते हैं। फिर क्या होता है? कुछ दिनों बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम CO2 जो कि नेचर के अंदर है उससे रिएक्शन करके लाइमस्टोन बना जाता है या कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। मतलब बेसिकली ये सूख जाता है और इसका पानी रिलीज हो जाता है। और पहले जब शुरुआत में दीवार को हम पेंट करते हैं तो वो इतना ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस नहीं देती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वाइट वॉशिंग के वो बिल्कुल शाइनी अपीयरेंस देती है। तो शाइनी अपीयरेंस क्यों देती है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है और पानी जो एक्सेस में था वो उड़ जाता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये तीनों रिएक्शन किसके लिए थी? वाइट वॉशिंग के लिए थी। अब एक और चीज़ आप याद रखना, जब ये हम फर्स्ट वाली रिएक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल किसका हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया। आगे हम एक और बार एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे, वहाँ पे हम ये वाली चीज़ डिस्कस कर लेंगे। दूसरा एग्जांपल कौन सा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ देखोगे H2 और O2 मिलके क्या बना रहे हैं? H2O मिला रहे हैं। अब यहाँ दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो। अगली रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ अगर हीट निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसका पहला एग्जांपल है मीथेन का कंबशन करने के बाद हमें CO2 H2O और हीट मिलता है, मतलब हीट मिल रहा है प्रोडक्ट के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। यहाँ पे आप टिप नंबर 1 याद रखना कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि ये मीथेन हो गया। इसको आप अगर जलाओगे ऑक्सीजन के अंदर तो आपको CO2 और H2O ही मिलेगा बस, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन आता भी है पेपर के अंदर, वाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो रेस्पिरेशन क्या है कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर जाता है। सेल्स के अंदर जाने के बाद वो फूड को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करने के बाद हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है अलॉन्ग विद प्रोडक्ट। तो एनर्जी मिलती है हमें, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अगली चीज़ है डिकम्पोजिशन। अब जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट, अब जैसे जितनी भी लैंडफिल्स होती हैं उसके पास अगर आप जाओगे तो आपको हमेशा फ्यूम्स उड़ते हुए देखेंगे। तो वो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि जब डिकम्पोजिशन होता है तो हीट एनर्जी निकलती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वो हीट एनर्जी आपको फ्यूम्स के फॉर्म में दिखती है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगले टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट होता है और वो ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को दे देता है, उसको हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तीन तरीके की डिकम्पोजिशन होती है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होती है और एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होती है। तो सबसे पहले हम थर्मल डिकम्पोजिशन को देखते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि जब हम ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के साथ करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है?
जो लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल जाएगा। NCERT में CaCO3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अलावा और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर। आपको वो एग्जांपल बहुत अच्छे से देखने, क्योंकि पेपर में वही एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं। आप देखते हो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे कि पहला है FeSO4। अगर आप FeSO4 को हीट करते हो तो आपको फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 मिलता है। तो पेपर में आपसे वो कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, वो आपसे पूछेगा अ सब्सटेंस X which is green in color on heating gives a substance that is reddish brown in color and 2 oxides of sulfur. Name the substance X and Y. तो आप उस टाइम सोचोगे क्वेश्चन बाहर से आ गया, जबकि क्वेश्चन NCERT के अंदर से ही है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं और फिर निकल जाते हैं कि पेपर में तो एक एग्जाम्पल आएगा, लेकिन आजकल वो ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं CBSE के अंदर। तो आपको इन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना है। ऐसी एक और रिएक्शन दे रखी है, अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड NO2 और O2 मिलेगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वो आपको ऐसे पूछ सकता है सब्सटेंस X that is white in color on heating gives a gas that is brown in color. Name the gas and the substance. तो आपने अगर ये पहले रिएक्शन पढ़ी नहीं होगी तो आप इसका आंसर भी नहीं दे पाओगे। तो आप अब से याद रखना कि ब्राउन गैस कौन सी होती है, NO2 ब्राउन गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ब्राउन गैस। अगले तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, थर्मल के अंदर हम हीट का यूज़ करते थे, तो इसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करेंगे। इसके लिए एग्जांपल है H2O। H2O को अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पास करोगे तो आपको H2 अलग जगह पे मिल जाएगा और O2 अलग जगह पे मिल जाएगा। अब अलग अलग जगह का मतलब क्या है, मतलब आपको एक गैस कहाँ मिलेगी, एनोड पे मिलेगी, और एक गैस कहाँ मिलेगी, आपको कैथोड पे मिलेगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी गैस एनोड पे मिलनी चाहिए और कौन सी गैस कैथोड पे मिलनी चाहिए। तो ये हमारा सेटअप है। तो देखो आप कि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। अगर H2 और O2 है तो इसमें से पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा। तो आप देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऑक्सीजन क्या है, एक प्योर नॉन मेटल है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब आपको एनोड पे क्या मिलेगा, O2 मिलेगा, और कैथोड पे क्या मिलेगा, H2। क्यों, क्योंकि H2 के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हाइड्रोजन कब एज अ मेटल बिहेव करता है, जब वो किसी भी नॉन मेटल के साथ हो। यहाँ नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ है तो अभी कैसा बिहेव करेगा, ये एज अ मेटल बिहेव करेगा। अगली रिएक्शन है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हमने देख लिया थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर हमने हीट का यूज़ करा था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करा था। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, लाइट या बेसिकली सनलाइट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर के एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब जैसे इसके अंदर पहला एग्जाम्पल है AgCl को अगर आप सनलाइट में रखोगे तो आपको Ag और Cl2 गैस अलग होकर मिल जाएगी। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, अ सब्सटेंस X that is white in color on keeping in sunlight gives a metal that is grey in color. Name the substance X and the metal Y. तो अगर आपने रिएक्शन अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो वाइट कलर का सब्सटेंस क्या होता है, AgCl होता है। जब आप इसको सनलाइट में रख देते हो आपको क्या मिल जाता है, सिल्वर। सिल्वर कौन से कलर का होता है, आपको पता होगा कि ग्रे कलर का होता है। सेम रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होती है। अब सिल्वर ब्रोमाइड AgBr होता है, अगर आप इसको सनलाइट में रखोगे तो Ag और Br2 गैस मिल जाएगी। अब ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इनको आप कहाँ यूज़ करते हो, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ करते हो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, नेम द रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब अगली कौन सी रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, एक तरीके से उल्टी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक की। इसके अंदर आपको रिएक्शन करवाने के लिए हीट देनी पड़ेगी। अभी तक आपने जो रिकम्पोजिशन के अंदर रिएक्शंस पढ़ी वो सारी की सारी कैसी थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, क्योंकि हम इसके अंदर रिएक्शन करवाने के लिए हीट एनर्जी दे रहे थे, लाइट एनर्जी दे रहे थे, या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे।
इसके लिए आप एक और रिएक्शन याद रख सकते हो कि BaOH होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्या मिल जाता है, BaCl2 प्लस NH4OH। तो ये रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, तो एक ऐसी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई है। अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक हायर रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। एग्जांपल के लिए Fe जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव करके फेरस सल्फेट बना देता है। ये रिएक्शन आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर भी देखी होगी। तो बेसिकली होता क्या है, जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। जब आप उसके अंदर एक आयरन नेल प्लेस करते हो तो उसका कलर चेंज होकर क्या हो जाता है, FeSO4 का कलर अभी आपने देखा था थर्मल डिकम्पोजिशन वाले के अंदर ग्रीन कलर होता है। तो कलर चेंज क्यों होता है, क्योंकि कॉपर डिस्प्लेस हो गया आयरन से और FeSO4 बना दिया, और एक कॉपर कहाँ चला जाता था, वो आयरन नेल के ऊपर लग जाता था। इसलिए आयरन के ऊपर कैसी आ जाती थी कवरिंग, रेडिश ब्राउनिश सी कवरिंग आ जाती थी। और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे Zn प्लस CuSO4 गिव ZnSO4 प्लस Cu। अब जो जिंक होता है वो भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में, तो वो क्या करता है, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके ZnSO4 बना देता है। ऐसी लेड भी क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो लेड क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद अपना सॉल्यूशन बना देता है। तो आपको इससे पता क्या चला इन तीनों रिएक्शन से कि लेड, जिंक और आयरन तीनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगली वीडियो में हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखेंगे, कैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को ईजिली याद कर सकते हैं ये देखेंगे, और बाकी जो इस चैप्टर में रह गया है उसको कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर and subscribe to our channel for more amazing content, and do show your love in the comment section. Thank you.